दोस्तों, आप सभी लोग जगिया और आनंदी को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है इन्होंने बालिका वधू टीवी सीरियल क्यों छोड़ा? क्या सचमुच सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से जगिया और आनंदी को बालिका वधू के सेट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था? चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जगिया की। दोस्तों, आप सभी लोग जगिया को तो जानते ही होंगे, जिसने बालिका वधू टीवी सीरियल में काम किया था। मगर क्या आपको पता है जगिया ने बालिका वधू टीवी सीरियल क्यों छोड़ा? और वो भी तब जब शो की टीआरपी आसमान छू रही थी, जब उनका नाम घर घर में फेमस था, जब पैसे और फेम दोनों अपने पीक पे थे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शशांक व्यास के बारे में है। वो एक्टर जो बालिका वधू में जगदीश बनके करोड़ों लोगों के दिल में बस गए थे, लेकिन 2012 में अचानक एक रात उन्होंने ये बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि वो शो छोड़ रहे हैं। और ये डिसीजन इतना शॉकिंग था कि पूरी टीवी इंडस्ट्री हिल गई थी। मीडिया में बहुत सारी स्टोरीज आई। कोई कहता था पैसे की लड़ाई हुई, कोई कहता था सेट पे पॉलिटिक्स थी, कोई कहता था मेकर्स के साथ झगड़ा हुआ। लेकिन असली सच क्या था? क्यों एक एक्टर अपने करियर के सबसे बड़े शो को ओवरनाइट छोड़ देता है? क्या प्रोड्यूसर्स ने उन्हें धक्के से निकाला था, या फिर शशांक ने खुद ये बोल्ड डिसीजन लिया था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूँ जो मीडिया में कभी पूरी तरह से रिवील नहीं की। मैं आपको बताऊंगा कि बालिका वधू के सेट पे ऐसा क्या हुआ जो शशांक को ये एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्शन हाउस के साथ कैसी पॉलिटिक्स चल रही थी, क्यों शशांक को लगता था कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया। तो चलो शुरू करते हैं शशांक व्यास की अनटोल्ड स्टोरी। शशांक व्यास का जन्म 30 नवंबर 1986 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। उज्जैन, जो महाकाल के मंदिर के लिए फेमस है, उस शांत और कल्चरल शहर में एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में शशांक ने अपनी पहली सांस ली। उनके पापा बिजनेस करते थे और माँ घर संभालती थी। टिपिकल इंडियन फैमिली सेटअप था, जहाँ पे सपने तो बड़े होते हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड। शशांक के घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो लग्जरी लाइफ जी सके। बेसिकली वो लोग कंफर्टेबल थे, लेकिन हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। स्कूल फीस, बुक्स, क्लोथ्स, सब कुछ सोच समझ के लेना पड़ता था। और इस मिडिल क्लास बैकग्राउंड ने शशांक को बचपन से ही ये सिखाया कि अगर कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल के दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। शशांक लोकल स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई में ऑनेस्टली कहूँ तो वो कोई टॉपर नहीं थे। एवरेज स्टूडेंट थे जो क्लासरूम में चुपचाप बैठ के नोट्स लिखते थे। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग करती थी, उनका पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस। स्कूल फंक्शंस में जब भी कोई नाटक या परफॉर्मेंस होती थी, शशांक हमेशा आगे आते थे। टीचर्स को पता था कि ये लड़का स्टेज पे कंफर्टेबल है। जब स्कूल खत्म हुई तो फैमिली ने सोचा कि शशांक को इंजीनियरिंग करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में यही होता है ना, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर। शशांक ने भी फैमिली की बात मान ली और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ट्विस्ट आता है। कॉलेज में जब उन्होंने एक्चुअल इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू की तो उन्हें समझ आ गया कि ये उनका कप ऑफ टी नहीं है। फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस, लैब वर्क, ये सब उन्हें बोर करता था। कॉलेज के दौरान शशांक थिएटर ग्रुप्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, लोकल प्लेज में एक्टिंग करते थे, और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी असली कॉलिंग तो ये है। एक्टिंग करते वक्त जो खुशी मिलती थी वो इंजीनियरिंग की बुक्स में नहीं मिलती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फैमिली को कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि मैं इंजीनियर नहीं एक्टर बनना चाहता हूँ। घर में जब शशांक ने पहली बार एक्टिंग को करियर बनाने की बात की तो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की टिपिकल रिएक्शन आई। पापा गुस्सा हुए, माँ रो पड़ी। एक्टिंग ये कोई करियर है? इंजीनियर्स का फ्यूचर होता है, एक्टर्स का कुछ नहीं। लेकिन शशांक का मन नहीं माना। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इंजीनियरिंग डिग्री तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मुंबई जाएंगे और एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाएंगे। और दोस्तों, ये डिसीजन लेना एक बात है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बिल्कुल अलग। क्योंकि जो स्ट्रगल शशांक ने आगे फेस किया वो शायद आपको शॉक कर दे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस फेज की जब शशांक ने फाइनली उज्जैन से मुंबई का रास्ता पकड़ा। 2005 या 6 की बात है जब एक मिडिल क्लास इंजीनियर लड़का अपने सपनों के शहर मुंबई पहुंचा। लेकिन जो शशांक ने सोचा था और जो रियलिटी थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मुंबई जैसे शहर में सरवाइव करना ही एक स्ट्रगल है, और अगर आप यहाँ एक्टर बनने आए हो तो सिचुएशन और भी टफ हो जाती है। शशांक के पास ना कोई कॉन्टैक्ट्स थे, ना कोई गॉडफादर, बस एक इंजीनियरिंग डिग्री थी जो यहाँ काम नहीं आ रही थी, और हौसला था जो अकेला सब कुछ संभाल रहा था। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल गए। शशांक ने अंधेरी के एक छोटे से रूम में रहना शुरू किया जो उन्होंने 2-3 और लड़कों के साथ शेयर किया था। सुबह उठते थे, न्यूज़पेपर में ऑडिशंस चेक करते थे, और फिर दिन भर स्टूडियोज के चक्कर लगाते थे। कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेज के बाहर घंटों वेट करना, फिर अंदर जाके 2 मिनट का ऑडिशन देना और फिर रिजेक्ट हो जाना, ये उनका डेली रूटीन बन गया था। फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी टाइट थी कि कभी कभी तो खाने के पैसे भी नहीं होते थे। फैमिली से पैसे मांगने में शर्म आती थी, क्योंकि उन्हें ये प्रूफ करना था कि ये डिसीजन सही था। तो कुछ टाइम के लिए शशांक ने स्मॉल सर्वाइवल जॉब्स भी किए। कुछ लोगों ने बताया कि वो इवेंट्स में भी काम करते थे, कुछ जगह कोऑर्डिनेशन का काम करता थे। बेसिकली जो भी मिल जाए वो करते थे ताकि रेंट और खाना मैनेज हो जाए। रिजेक्शन तो ऑलमोस्ट डेली
ढीली मिलती थी, आप सूट नहीं कर रहे, आपका लुक ये रोल के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब सुनना पड़ता था रोज। बहुत बार मन किया होगा कि छोड़ दो सब कुछ और वापस उज्जैन चले जाओ, इंजीनियरिंग डिग्री है, कोई अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। लेकिन शशांक ने हार नहीं मानी। मुंबई में पहले साल या 1.5 साल में शशांक ने थिएटर में काम किया, स्टेज प्लेस किए, वर्कशॉप्स अटेंड किए, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। ये सब इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में नेटवर्किंग बनाना जरूरी था। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शशांक ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए। जब इंडस्ट्री में नए लोग आते हैं तो बहुत बार गलत रास्ते अपना लेते हैं फास्टर सक्सेस के लिए, लेकिन शशांक सीधे रास्ते पर चले। फाइनली 2006 या 7 में उन्हें पहला ब्रेक मिला, धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में एक छोटा सा रोल। ये कोई लीड रोल नहीं था, सपोर्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन शशांक के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार एक प्रॉपर टीवी शो में काम मिल रहा था, पहली बार उनका नाम क्रेडिट्स में आने वाला था। लेकिन दोस्तों ये शो ज्यादा दिन नहीं चला और शशांक वापस ऑडिशंस के चक्कर में आ गए। फिर कुछ और स्मॉल अपीयरेंसेस मिले, कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया, लेकिन वो बिग ब्रेक जो हर एक्टर को चाहिए होता है वो अभी तक नहीं मिला था। 3-4 साल की मेहनत के बाद भी शशांक एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही थे। घर वाले प्रेशर डाल रहे थे कि अब तो कुछ सेटल हो जाओ, इंजीनियरिंग में कुछ सोचो। फ्रेंड्स मुंबई छोड़ के वापस जा रहे थे, लेकिन शशांक को यकीन था कि उनका टाइम आएगा। और दोस्तों 2009 में जब बालिका वधू के मेकर्स ने ग्रोन अप जगदीश के रोल के लिए ऑडिशंस रखे, तब शशांक को लगा कि ये उनका चांस है। उन्होंने ऑडिशन दिया और कुछ ही दिनों में कॉल आ गया, आपको रोल मिल गया है। लेकिन क्या शशांक को पता था कि ये रोल उनकी जिंदगी को कम्प्लीटली बदल देगा, कि अगले कुछ ही महीनों में वो इंडिया के सबसे पॉपुलर टीवी एक्टर्स में से एक बन जाएंगे? चलिए आपको बताते हैं उस फेज के बारे में जो शशांक के करियर का गोल्डन पीरियड था। 2010 यानी 3 साल पहले का वक्त, जब शशांक ने पहली बार बालिका वधू के सेट पे कदम रखा। उन्हें नहीं पता था कि ये शो इंडिया का सबसे देखने वाला शो बन जाएगा। बालिका वधू एक ऐसी कहानी थी जो चाइल्ड मैरिज जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे बनी थी और कलर्स चैनल पे टेलीकास्ट होती थी। जब शो शुरू हुआ था तब जगदीश और आनंदी बच्चे थे, लेकिन जब शो में टाइम लीप हुआ और कैरेक्टर्स बड़े दिखाने थे, तब शशांक को ग्रोन अप जगदीश का रोल मिला। और दोस्तों ये रोल था भी कैसा, एक सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का जो अपनी बचपन की पत्नी आनंदी से प्यार करता है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें इंडियन ऑडियंस अपने आप को देख सकती थी। शशांक का पहला ही एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो रिस्पांस कमाल का आया। सोशल मीडिया पे लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे, फैन पेजेस बनने लगे। अविका गौर जो आनंदी प्ले कर रही थी, उसके साथ शशांक की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगी कि लोग कहने लगे जगदीश और आनंदी रियल लाइफ में भी एक दूसरे से प्यार करते होंगे। टीआरपी रेटिंग्स आसमान छू रही थी। बालिका वधू हर हफ्ते टॉप 5 शोज में रहता था, कभी कभी तो नंबर 1 पे भी आ जाता था। और इसका मतलब था कि शशांक अब सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक सेलिब्रिटी बन गए थे। रोड्स पे लोग रोकने लगे, ऑटोग्राफ्स मांगने लगे। शशांक वैस नहीं, लोग जगदीश बुला के बुलाते थे। इंडस्ट्री में भी रिकॉग्निशन मिलने लगा। अवार्ड फंक्शंस में नॉमिनेशंस आ रहे थे, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर, ऐसी कैटेगरीज में शशांक के नाम अनाउंस हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ गई थी। जो शशांक स्ट्रगलिंग डेज में खाने के पैसे के लिए तरसते थे, अब उनके पास अच्छी इनकम आ रही थी। सेट पे माहौल भी बहुत अच्छा था इनिशियल मंथ्स में। को स्टार्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, स्पेशली अविका के साथ, क्योंकि वो दोनों साथ में इतने सारे सीन्स करते थे। मस्ती भी होती थी, सीरियस काम भी होता था। शशांक के लिए ये सपना सच हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। बालिका वधू की सक्सेस के बीच शशांक को एक डर भी लगने लगा था। वो डर था टाइप कास्ट होने का। डेली सोप में जब आप एक ही कैरेक्टर 2-3 साल तक प्ले करते हो तो ऑडियंस आपको सिर्फ उस कैरेक्टर के रूप में देखती है। शशांक को लगने लगा था कि कहीं वो सिर्फ जगदीश बन के तो नहीं रह जाएंगे। और फिर 2011 के एंड तक आते आते कुछ और भी चीजें होने लगी जो शशांक को डिस्टर्ब करने लगी। पहले तो शो की स्टोरी रेपिटेटिव होने लगी, सेम टाइप के ट्रैक्स बार बार रिपीट हो रहे थे। जगदीश का कैरेक्टर भी स्टैग्नेंट हो गया था, ना कोई ग्रोथ, ना कोई इंटरेस्टिंग एंगल, बस रोज आनंदी के साथ सीन्स और फैमिली ड्रामा। जब शो शुरू हुआ था तब जगदीश और आनंदी बच्चे थे, लेकिन जब शो में टाइम लीप हुआ और कैरेक्टर्स बड़े दिखाने थे, तब शशांक को ग्रोन अप जगदीश का रोल मिला। और दोस्तों ये रोल था भी कैसा, एक सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का जो अपनी बचपन की पत्नी आनंदी से प्यार करता है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें इंडियन ऑडियंस अपने आप को देख सकती थी। शशांक का पहला ही एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो रिस्पॉन्स कमाल का आया। सोशल मीडिया पे लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे, फैन पेजेस बनने लगे। अविका गौर जो आनंदी प्ले कर रही थी, उसके साथ शशांक की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगी कि लोग कहने लगे जगदीश और आनंदी रियल लाइफ में भी एक दूसरे से प्यार करते होंगे। टीआरपी रेटिंग्स आसमान छू रही थी। बालिका वधू हर हफ्ते टॉप 5 शोज में रहता था, कभी कभी तो नंबर 1 पे भी आ जाता था। और इसका मतलब था कि शशांक अब सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक सेलिब्रिटी बन गए थे। रोड्स पे लोग रोकने लगे, ऑटोग्राफ्स मांगने लगे। शशांक व्यास नहीं, लोग जगदीश बुला के बुलाते थे। इंडस्ट्री में भी रिकॉग्निशन मिलने लगा। अवार्ड फंक्शंस में नॉमिनेशंस आ रहे थे, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर, ऐसी कैटेगरीज में शशांक के नाम अनाउंस हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ गई थी। जो शशांक स्ट्रगलिंग डेज में खाने के पैसे के लिए तड़पते थे, अब उनके पास अच्छी इनकम आ रही थी। सेट पे माहौल भी बहुत अच्छा था इनिशियल मंथ
रोमांस में। को स्टार्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, स्पेशली अविका के साथ, क्योंकि वो दोनों साथ में इतने सारे सीन्स करते थे। मस्ती भी होती थी, सीरियस काम भी होता था। शशांक के लिए ये सपना सच हो गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। बालिका वधू की सक्सेस के बीच शशांक को एक डर भी लगने लगा था। वो डर था टाइप कास्ट होने का। डेली सोप में जब आप एक ही कैरेक्टर 2-3 साल तक प्ले करते हो तो ऑडियंस आपको सिर्फ उस कैरेक्टर के रूप में देखती है। शशांक को लगने लगा था कि कहीं वो सिर्फ जगदीश बन के तो नहीं रह जाएंगे। और फिर 2011 के एंड तक आते आते कुछ और भी चीजें होने लगी जो शशांक को डिस्टर्ब करने लगी। पहले तो शो की स्टोरी रेपिटेटिव होने लगी, सेम टाइप के ट्रैक्स बार बार रिपीट हो रहे थे। जगदीश का कैरेक्टर भी स्टैग्नेंट हो गया था, ना कोई ग्रोथ, ना कोई इंटरेस्टिंग एंगल, बस रोज आनंदी के साथ सीन्स और फैमिली ड्रामा। सेट पे भी एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा था। प्रोडक्शन हाउस के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस शुरू हो गए। शशांक चाहते थे कि उनके कैरेक्टर को थोड़ा डेवलप किया जाए, कुछ नया किया जाए, लेकिन मेकर्स का फोकस आनंदी पे ज्यादा था क्योंकि वो शो की मेन लीड थी। और फिर 2012 में वो हुआ जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। शशांक व्यास ने बालिका वधू छोड़ दिया। हाँ दोस्तों, जब शो अपनी पीक पे था, जब टीआरपी स्काई हाई थी, जब उनका नाम हर घर में फेमस था, तब उन्होंने ये बड़ा डिसीजन ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शशांक ने ओवरनाइट ये डिसीजन ले लिया? मीडिया में बहुत सारी कहानियां आई, बहुत सारे रूमर्स फैले, लेकिन असली सच क्या है? चलिए अब मैं आपको वो बातों के बारे में बताता हूँ जो आज तक किसी ने ओपनली डिस्कस नहीं की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस डिसीजन की जो शशांक व्यास ने 2012 में लिया और जिसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। बालिका वधू छोड़ दिया, ये हेडलाइन हर जगह थी। न्यूज चैनल्स पे डिस्कशन हो रहा था, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छप रहे थे, सोशल मीडिया पे फैंस गुस्सा थे, लेकिन जो असली वजह थी वो किसी को नहीं पता था। ऑफिशियली तो शशांक और प्रोडक्शन हाउस ने ये स्टेटमेंट दिया कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। म्यूचुअल कंसेंट से शशांक शो से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिएटिव डिफरेंसेस ये तो एक डिप्लोमेटिक वर्ड है जिसको इंडस्ट्री में तब यूज करते हैं जब असली वजह बतानी नहीं होती। तो असली बात क्या थी? चलिए मैं आपको लेयर बाय लेयर समझाता हूँ। पहली बात जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुई वो थी पैसे की। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने बताया कि शशांक ने सैलरी इंक्रीमेंट की डिमांड रखी थी। क्यों नहीं रखते? शो की टीआरपी उनकी वजह से भी अच्छी थी, उनका फैन फॉलोइंग मैसिव था, अवार्ड्स मिल रहे थे, तो नेचुरली उन्होंने सोचा कि उनकी पेमेंट भी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि प्रोडक्शन हाउस ने मना कर दिया। और दोस्तों, ये बात और भी कंट्रोवर्शियल हो गई जब ये र्यूमर फैलने लगा कि शो की लीड एक्ट्रेस और कुछ अदर सीनियर एक्टर्स को तो अच्छा पैसा मिल रहा था, लेकिन शशांक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एक सोर्स ने तो ये तक कह दिया कि शशांक को 3-4 बार से ज्यादा पेमेंट डिस्कशन के लिए बुलाया गया, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। इमेजिन करो, एक एक्टर जो शो को अपने शोल्डर्स पे कैरी कर रहा हो, उसे पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ रही हो। लेकिन पैसों से भी ज्यादा गहरी प्रॉब्लम थी क्रिएटिव स्टैग्नेशन। जगदीश का कैरेक्टर 2010 से 2012 तक ऑलमोस्ट सेम ही रहा, कोई मेजर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुई। शशांक चाहते थे कि उनका कैरेक्टर को लेयर्स मिले, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैक्स मिले। उन्होंने राइटर्स से भी बात की, क्रिएटिव टीम से भी बात की, लेकिन रिस्पॉन्स ये मिला कि बालिका वधू आनंदी की कहानी है, जगदीश तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर ही रहेगा। और ये बात शशांक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं, और मैं डायरेक्ट उनके वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिएक्ट करने वाला कैरेक्टर बन गया था। आनंदी कुछ करती, जगदीश रिएक्ट करता, कोई भी सीन हो, मेरा कैरेक्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ये सुन के लगता है कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा उनके लिए। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। सेट पे जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। सोर्सेज बताते हैं कि प्रोडक्शन हाउस में कुछ लोग थे जो डेलिबरेटली शशांक को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मीटिंग्स में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, स्क्रिप्ट चेंजेस में उनकी ओपिनियन नहीं ली जाती थी। एक इंसिडेंट है जो काफी लोगों ने सीक्रेटली डिस्कस किया है। एक बार एक मेजर ट्रैक प्लान हो रहा था जिसमें जगदीश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना था। शशांक को बताया गया कि ये ट्रैक उनके कैरेक्टर के अराउंड होगा, लेकिन जब एक्चुअल स्क्रिप्ट आई तो पूरा ट्रैक चेंज कर दिया गया था और जगदीश का रोल मिनिमाइज कर दिया गया था। शशांक को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। और फिर फेवरेटिज्म की बात है। सेट पे कुछ एक्टर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला करता था, बेटर वैनिटी वैन्स, बेटर टाइमिंग्स, स्क्रिप्ट में ज्यादा फुटेज, जबकि शशांक को बेसिक फैसिलिटीज भी प्रॉपर्ली नहीं मिलती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि शशांक की एक मेजर सीन शूट कैंसिल कर दी गई बिना उन्हें बताए और उसकी जगह किसी और एक्टर का सीन डाल दिया गया। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ भी शशांक के रिलेशंस टेंशन में आ गए थे। वो चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन प्रोडक्शन साइड से ये एटीट्यूड था कि आप सिर्फ एक्टर हो, डिसीजंस हम लेंगे। ये एटीट्यूड शशांक को हर्ट करता था क्योंकि उन्होंने इस शो को अपना सब कुछ दिया था। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल की। 2012 में शो में एक मेजर लीप प्लान हो रहा था, मतलब टाइम जंप होने वाला था और कैरेक्टर्स और भी बड़े दिखाए जाने थे। लेकिन यहाँ पे कैच ये था कि मेकर्स ने डिसाइड कर लिया था कि लीप के बाद जगदीश का कैरेक्टर को या तो मार देना है या फिर बिल्कुल बैकग्राउंड में डाल देना है। जब शशांक को इस प्लान के बारे में पता चला और वो भी इनडायरेक्टली थ्रू सेट के किसी और बंदा से, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि अगर ये लोग मुझे एग्जिट
विजिट देने का प्लान बना ही रहे हैं तो मैं खुद अपनी टर्म्स पे जाऊंगा। मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे कब जाना है, कैसे जाना है। और एग्जैक्टली यही हुआ। शशांक ने एक दिन प्रोडक्शन हाउस को कॉल किया और क्लियरली बोल दिया, मैं शो छोड़ रहा हूँ, मेरा डिसीजन फाइनल है। प्रोडक्शन वाले शॉक थे क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि शशांक ऐसे सडनली बोल्ड स्टेप लेंगे। उन्होंने शशांक को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, इवन बेटर डील की ऑफर की, लेकिन शशांक का मन अब बिल्कुल पक्का हो चुका था। जब ये न्यूज ऑफिशियली अनाउंस हुई तो फैंस का आउटरेज देखो। सोशल मीडिया पे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, ब्रिंग बैक जगदीश, वी वांट शशांक, पिटिशन साइन किए गए जिसमें लाखों सिग्नेचर्स आए। टीवी फोरम्स पे लोग डिबेट कर रहे थे, कुछ लोग प्रोडक्शन हाउस को ब्लेम कर रहे थे, कुछ लोग शशांक को सेल्फिश बोल रहे थे। न्यूज चैनल्स पे स्पेशल सेगमेंट्स आए, क्यों शशांक ने छोड़ा बालिका वधू, एक्सपर्ट्स बुला के डिस्कशन करवाए गए। एक चैनल ने तो शशांक और प्रोडक्शन हाउस दोनों को अपने शो पे बुलाया डिबेट के लिए, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। न्यूज़पेपर्स में दिन भर आर्टिकल्स छपते रहे और सबसे इंटरेस्टिंग तो को स्टार्स का रिएक्शन था। अविका गौर जो आनंदी प्ले करती थी, पब्लिकली आई और कहा कि शशांक एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं उन्हें मिस करूंगी। लेकिन प्राइवेटली कुछ लोग कहते थे कि अविका को भी शॉक लगा था और वो चाहती थी कि शशांक स्टे करे। बाकी कास्ट मेंबर्स ने भी मिक्स्ड रिएक्शंस दिए, कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने प्रोडक्शन हाउस का साइड लिया। टीआरपी का क्या हुआ? तो दोस्तों, जब शशांक ने शो छोड़ा इनिशियली तो टीआरपी में थोड़ा सा ड्रॉप आया, लेकिन फिर मेकर्स ने सिद्धार्थ शुक्ला को लाया न्यू लव इंटरेस्ट के तौर पे और स्टोरी आगे बढ़ी। लेकिन पुराने फैंस कभी भी जगदीश को भूल नहीं पाए और ये सब सुन के एक बात क्लियर है कि शशांक का डिसीजन सिर्फ पैसे या क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं था। ये एक कॉम्बिनेशन था रिस्पेक्ट की कमी का, पॉलिटिक्स का और अपनी सेल्फ वर्थ को समझने का। शशांक ने डिसाइड किया कि अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, अगर मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है तो बेटर है मैं आगे बढ़ जाऊं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन सही था? क्या शशांक को बालिका वधू में ही रुकना चाहिए था या फिर उनका ये बोल्ड स्टेप उनके करियर के लिए अच्छा रहा? चलिए अब देखते हैं कि बालिका वधू के बाद शशांक की जर्नी कैसी रही। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बालिका वधू छोड़ के शशांक व्यास ने सोचा होगा कि अब उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फिल्म्स मिलेंगी या फिर कोई बहुत बड़ा शो। लेकिन रियलिटी चेक तो आपको जरूर लगता है, इंडस्ट्री ब्रूटल है और जब आप एक सक्सेसफुल शो छोड़ देते हो तो लोग आपको डिफरेंटली देखते हैं। पहले कुछ महीने तो शशांक ने ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, उज्जैन गए, पुराने फ्रेंड से मिले। मेंटली भी उन्हें रिलैक्सेशन की जरूरत थी क्योंकि बालिका वधू के डेली सोप शेड्यूल ने उन्हें फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया था। डेली 20-25 सीन्स, सुबह से रात तक शूटिंग, ये सब ने टोल ले लिया था। लेकिन फिर 2013-14 में शशांक ने काम ढूंढना शुरू किया, ऑडिशंस देने लगे, मीटिंग्स करने लगे। लेकिन यहाँ पे उन्हें एक नया चैलेंज फेस करना पड़ा, टाइप कास्टिंग। जब भी वो किसी शो के लिए अप्रोच करते, मेकर्स कहते आप तो जगदीश हो, ऑडियंस आपको और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। कुछ स्मॉल शोज में ऑफर्स आए लेकिन वो लीड रोल नहीं थे या फिर शो का कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं था। शशांक ने कुछ ऑफर्स रिजेक्ट भी किए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ काम के लिए कुछ भी कर ले, क्वालिटी मैटर करती थी। फाइनली 2016 में उन्हें जाना न दिल से दूर में लीड रोल मिला। ये शो स्टार प्लस पे आया और शशांक को लगा कि ये उनका कमबैक होगा। उन्होंने पूरी मेहनत की इस शो में, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन दोस्तों, लक को भी साथ देना पड़ता है। ये शो टीआरपी रेस में पीछे रह गया और 2017 में ही बंद हो गया। इस शो के बाद शशांक ने कुछ और टीवी शोज ट्राई किए लेकिन कोई भी बालिका वधू जितना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडस्ट्री में पोजीशन मेंटेन करना मुश्किल हो गया, वो पीक से नीचे आ रहे थे और ये फीलिंग बहुत हार्ड होती है किसी भी एक्टर के लिए। रियलिटी शोज में भी शशांक ने पार्टिसिपेट किया, कुछ डांस शोज, कुछ कॉमेडी शोज, ये सब इसलिए क्योंकि विजिबिलिटी बनाए रखनी थी। लेकिन रियलिटी शोज से एक्टिंग करियर बूस्ट नहीं होता, बस थोड़ा सा रेलेवेंस बना रहता है। फिल्म्स की तरफ भी शशांक ने ट्राई किया, कुछ ऑडिशंस दिए, कुछ मीटिंग्स हुई, लेकिन बॉलीवुड में टीवी एक्टर्स को वैसे भी कम प्रायोरिटी मिलती है और शशांक के पास कोई गॉडफादर नहीं था जो उन्हें लॉन्च कर सके। तो फिल्म इंडस्ट्री का ड्रीम अधूरा ही रह गया। वेब सीरीज का जमाना आया तो शशांक ने सोचा कि शायद यहाँ कुछ बेटर मिले। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट ड्रिवन शोज बन रहे थे लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिली। कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स किए लेकिन वो वायरल नहीं हुए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो बालिका वधू से जो पैसा कमाया था उससे मैनेज कर रहे थे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं थी इनकम में, कभी काम होता कभी नहीं होता। मिडिल क्लास से आए थे तो पैसे को लेकर कॉन्शियस भी थे, लैविश लाइफस्टाइल नहीं थी, सिंपल और ग्राउंडेड लाइफ जीते थे। अवार्ड शोज और इवेंट्स में तो बुलाया जाता था क्योंकि जगदीश का टैग अभी भी था। ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी मिले लेकिन वो भी लिमिटेड थे। ओवरऑल देखा जाए तो पोस्ट बालिका वधू करियर वो सक्सेस नहीं दे पाई जो शशांक एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, इंडस्ट्री में स्टे करना इतना मुश्किल है कि अगर आप कंसिस्टेंटली हिट शोज नहीं देते तो लोग आपको भूल जाते हैं। नए एक्टर्स आ रहे हैं, ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा है। शशांक भी इस कंपटीशन में पीछे रहते गए। लेकिन दोस्तों, शशांक ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखा, छोटे रोल्स भी एक्सेप्ट किए, कैरेक्टर रोल्स भी किए। ईगो नहीं आई कि मैं तो बालिका वधू का लीड था, मैं ये छोटा रोल कैसे कर सकता हूँ। ये डेडिकेशन अप्रिशिएट करने लायक है। इंडस्ट्री में उनकी रिस्पेक्ट अभी भी है, को एक्टर्स उन्हें अच्छा इंसान मानते हैं। सेट पे उनका बिहेवियर हमेशा प्रोफेशनल रहा, कोई टैंट्रम्स नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, और ये चीजें लॉन्ग टर्म में
में मैटर करती हैं। लेकिन करियर के अलावा शशांक की पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा था जो मीडिया ने कभी प्रॉपर्ली कवर नहीं किया, और वही अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब करियर की बात होती है तो सब लोग उस पे फोकस करते हैं, लेकिन एक एक्टर का पर्सनल लाइफ भी उसके करियर जितना ही इम्पोर्टेंट होती है। और शशांक व्यास की पर्सनल लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई जो आपको जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहले तो डेटिंग लाइफ की बात करते हैं। जब बालिका वधू चल रहा था तब से ही शशांक और अविका गौर के बीच डेटिंग रूमर्स थे। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि लोग सोचते थे रियल लाइफ में भी कुछ चल रहा होगा, लेकिन दोनों ने हमेशा क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। अविका उस वक्त बहुत यंग भी थी, तो ये रूमर्स ज्यादा सीरियसली नहीं ली गयी। फिर कुछ और को एक्ट्रेसेस के साथ भी शशांक का नाम जुड़ा। टीवी इंडस्ट्री में ये कॉमन है कि जब दो एक्टर्स साथ काम करते हैं तो मीडिया उन्हें लिंक कर देती है, लेकिन शशांक ने कभी पब्लिकली किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते थे, लेकिन एक रिलेशनशिप की बात तो काफी स्ट्रॉन्ग थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते थे कि शशांक किसी से सीरियस रिलेशनशिप में थे 2015-16 के अराउंड, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाई। शायद करियर की इंस्टेबिलिटी थी, शायद पर्सनल डिफरेंसेस थे। एग्जैक्ट रीजन तो शशांक ही जानते होंगे। मैरिज की बात करें तो शशांक अभी तक सिंगल है। 40 के अराउंड की एज हो गई है, लेकिन सेटल नहीं हुए। फैमिली वाले तो प्रेशर डाल रहे होंगे शादी के लिए, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में ये होता है ना, लेकिन शशांक ने अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की बात कही है। जब सही वक्त आएगा और सही पार्टनर मिलेगी तब सोचेंगे। पर्सनल लाइफ में एक और एस्पेक्ट है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप। शशांक हमेशा अपने पेरेंट्स के क्लोज रहे हैं। मुंबई में रहते हैं लेकिन रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। उज्जैन भी फ्रीक्वेंटली जाते हैं। मिडिल क्लास वैल्यूज अभी भी इंटैक्ट है उनके अंदर। लाइफस्टाइल की बात करें तो शशांक बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। मुंबई में उनका घर है, लेकिन कोई फैंसी पेंट हाउस नहीं है। नॉर्मल अपार्टमेंट है जहाँ कंफर्टेबल रहते हैं। लग्जरी कार्स नहीं है, फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं है। ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करें तो शशांक एक्टिव तो है, लेकिन वो लोग जो हर चीज शेयर करते हैं, शशांक ऐसे नहीं है। प्रोफेशनल पोस्ट ज्यादा होते हैं, पर्सनल लाइफ की ग्लिम्सेस कम। प्राइवेसी को वैल्यू करते हैं। हॉबीज और इंटरेस्ट्स की बात करें तो शशांक को ट्रैवलिंग पसंद है। जब भी टाइम मिलता है छोटी छोटी ट्रिप्स प्लान करते हैं। रीडिंग भी करते हैं। फिटनेस पे भी फोकस करते हैं। नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल चीजें पसंद है। कंट्रोवर्सीज की बात करें तो थैंकफुली शशांक किसी बड़े कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। कोई मेजर फाइट नहीं हुई किसी के साथ, कोई स्कैंडल नहीं हुआ। क्लीन इमेज है इंडस्ट्री में, और आज के जमाने में क्लीन इमेज मेंटेन करना बड़ी बात है। सोशल कॉजेज में भी शशांक इन्वॉल्व रहे हैं थोड़े बहुत। चाइल्ड एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट जैसे कॉजेज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो लोग जो बहुत पब्लिसिटी करते हैं अपने चैरिटी वर्क की, शशांक ऐसे नहीं है। क्वाइटली काम करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, शशांक का फैन फॉलोइंग अभी भी है। बहुत सारे लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, फैन पेजेस अभी भी एक्टिव हैं। ये फीलिंग बहुत स्पेशल होती है कि लोग आपको इतने सालों बाद भी याद रखते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो शशांक व्यास का पर्सनल लाइफ सिंपल, ड्रामा फ्री और ग्राउंडेड है। लेकिन सवाल ये है कि आज 2025 में शशांक कहाँ है, करियर में क्या चल रहा है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? चलिए अब वही देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं करंट सिनारियो की। 2025 में शशांक व्यास कहाँ है और क्या कर रहे हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि शशांक को मीडिया में ज्यादा देखा नहीं जाता आजकल। ऑनेस्टली बात करें तो शशांक अभी एक्टिव एक्टर नहीं है मेन स्ट्रीम टीवी पे। रिसेंट में कोई मेजर शो नहीं है जिसमें वो लीड रोल कर रहे हो। कुछ अपीयरेंसेस होते हैं, कुछ स्पेशल एपिसोड्स में आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट काम नहीं है। इंडस्ट्री में उनकी स्टैंडिंग अभी स्टेबल है, लेकिन पीक पे नहीं है। वो उस कैटेगरी में आ गए हैं जहां एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स होते हैं जिन्हें कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं। लीड हीरो वाले रोल्स अब कम ही आते हैं उनके लिए। ये रियलिटी है और शशांक ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो कंफर्टेबल है। बालिका वधू और उसके बाद जो कुछ काम किया उससे सेविंग्स है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। लैविश नहीं, लेकिन सिक्योर लाइफ है। मिडिल क्लास से आए थे तो फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर ली है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एज का फैक्टर उतना मैटर नहीं करता। कंटेंट ड्रिवन रोल्स मिलते हैं जो शशांक को पसंद है। कमबैक प्लान्स की बात करें तो शशांक ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो राइट स्क्रिप्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ भी करके लाइमलाइट में आना नहीं चाहते। क्वालिटी मैटर करती है उनके लिए। अगर कोई अच्छा रोल मिले जो चैलेंज करे तो डेफिनेटली करेंगे। सोशल मीडिया एक्टिविटी देखें तो कंसिस्टेंट पोस्ट्स नहीं होते, लेकिन ओकेजनली अपडेट देते हैं। फैंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं। फैन फॉलोइंग मेंटेन्ड है, जो उनके लिए मोरल बूस्ट है। फ्यूचर गोल्स की बात करें तो शशांक ने मेंशन किया है कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है। बिहाइंड द कैमरा का काम ट्राई करना चाहते हैं। शायद अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट करें फ्यूचर में, लेकिन ये सब प्लान्स है। एग्जीक्यूशन अभी बाकी है। इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट का लेवल अच्छा है। सीनियर एक्टर्स और डायरेक्टर्स शशांक को टैलेंटेड मानते हैं।
प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। ये क्रेडिबिलिटी लॉन्ग टर्म में काम आती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, शशांक ने कभी इंडस्ट्री या किसी को पब्लिकली ब्लेम नहीं किया अपने करियर की अप्स एंड डाउन्स के लिए। मैच्योर एटीट्यूड है उनका। एक्सेप्ट करते हैं कि इंडस्ट्री में लक भी जरूर है और हर किसी का टाइम डिफरेंट होता है। तो ओवरऑल स्टेटस ये है कि शशांक व्यास एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है इंडस्ट्री में। पीक स्टारडम नहीं है लेकिन इररिलेवेंट भी नहीं है। काम मिल रहा है, लाइफ स्टेबल है, फ्यूचर प्लान्स है और सबसे इम्पोर्टेंट डिग्निटी के साथ जी रहे हैं। अब बात करते हैं आनंदी की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने 10 साल की उम्र में पूरे भारत का दिल जीत लिया था। बालिका वधू की वो मासूम आनंदी जिसे देखकर करोड़ों लोग रो पड़ते थे। पर आज वही अविका गौर क्यों बन गई है इंडस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस में से एक। देखिए दोस्तों, आज के इस 1 घंटे में मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो मीडिया ने कभी नहीं बताया, जो चैनल्स ने छुपाया और जो अविका खुद एक्सेप्ट नहीं करती। आज की ये कहानी है फेम की, स्ट्रगल की, कंट्रोवर्सी की और सबसे ज्यादा बचपन खोने की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि अविका की इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई थी, कैसे एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली की लड़की मुंबई की इस चमकदार दुनिया में आई। और सबसे बड़ी बात, क्या वो वाकई में खुश है आज, या फिर वो भी उन चाइल्ड एक्टर्स में से एक है जिन्होंने अपना बचपन फेम के लिए कुर्बान कर दिया। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी जर्नी पर जहां आपको मिलेंगे शॉकिंग रेवलेशंस, कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और वो सच्चाई जो अविका खुद नहीं बताना चाहती। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे 1 घंटे के लिए, क्योंकि हर 5 मिनट में आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट। पर सबसे पहले चलते हैं उस जगह जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, मुंबई के एक छोटे से घर में जहां एक सपना जन्म ले रहा था। तारीख थी 30 जून 1997। मुंबई शहर में एक गुजराती परिवार में जन्म हुआ एक बच्ची का नाम रखा गया अविका गौर। पर ये कोई मामूली जन्म नहीं था दोस्तों, ये था एक ऐसी लड़की का जन्म जो आगे चलकर करोड़ों घरों की बेटी बनने वाली थी। अविका के पिता का नाम था समीर गौर, एक बिजनेसमैन थे। छोटा सा बिजनेस था उनका, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बस वो टिपिकल मिडिल क्लास स्ट्रगल वाली जिंदगी। आप जानते हैं ना, जहाँ महीने के आखिर में पैसों की गिनती करनी पड़ती है, जहाँ बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, पर फिर भी पेरेंट्स हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। अविका की माँ चेतना गौर एक टिपिकल गुजराती घरेलू महिला थी, संस्कारी, ट्रेडिशनल वैल्यूज में यकीन रखने वाली। वो चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छे घर में शादी करे, ये था उनका सपना। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखिए दोस्तों, मुंबई में रहना आसान नहीं होता, खासकर जब आप मिडिल क्लास हो। रेंट, बिजली का बिल, खाने पीने का खर्चा, सब कुछ महंगा। अविका बाद में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि बचपन में वो कई बार देखती थी कि उनके पापा माथे पर हाथ रखकर बैठे हैं, टेंशन हो रही है पैसों को लेकर। पर बच्ची अविका के सामने कभी ये दिखने नहीं देते थे। फैमिली में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। अविका के रिलेटिव्स तो यहाँ तक कहते थे कि एक्टिंग वैक्टिंग सब टाइम वेस्ट है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ। पर छोटी सी अविका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। स्कूल की बात करें तो अविका मुंबई के एक लोकल स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं थी। खुद अविका मानती है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज थी। पर हाँ, जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता, कोई प्ले होती, अविका सबसे आगे होती थी। उनकी टीचर्स कहती थी, ये लड़की या तो बड़ी होकर एक्टर बनेगी या फिर फेल हो जाएगी, कोई बीच का रास्ता नहीं है इसके लिए। और देखिए टीचर्स की बात कितनी सच निकली। 4-5 साल की उम्र से ही अविका कैमरा फ्रेंडली थी। जब भी कोई फोटो खिंचवाता वो नेचुरली पोज कर लेती थी। एक्सप्रेशंस बिल्कुल परफेक्ट होते थे। ये सब नेचुरल था, सीखा हुआ नहीं था। अविका को टीवी देखना बहुत पसंद था, खासकर माँ के साथ बैठकर सीरियल्स देखना। उस वक्त क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज चलते थे, और छोटी अविका सोचती थी कि एक दिन मैं भी टीवी पर आऊंगी, लोग मुझे भी देखेंगे। पर ये सपना इतना आसान नहीं था। जब अविका ने पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है तो माँ ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये सब अच्छी फैमिलीज की लड़कियां नहीं करती, पढ़ाई पर ध्यान दो। पर अविका को तो जैसे जिद सवार हो गई थी। पिता समीर ने फाइनली हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि देखो, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्ची में टैलेंट है या नहीं, चलो एक मौका देते हैं। और बस यहीं से शुरू हुई अविका की जर्नी। पर दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। अविका के कुछ रिलेटिव्स थे जो बहुत अमीर थे, पर उन्होंने कभी हेल्प नहीं की, बल्कि उल्टा ताने मारते थे कि देखो समीर अपनी बेटी को इंडस्ट्री में भेज रहा है, पैसों के लिए बेटी को बेच रहा है। ये बातें सुनकर अविका के पापा को बहुत तकलीफ होती थी, पर वो चुप रहते थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। उन्हें पता था कि ये लड़की कुछ बनेगी। 9-10 साल की उम्र तक अविका ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। कॉलेज की तो बात ही दूर थी, स्कूल भी ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाई उनकी। पर उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन उनकी जिंदगी को कितना बदल देगा। एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, मेहनत करने लगी, एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करती थी घंटों, मिरर के सामने खड़े होकर अलग अलग इमोशंस ट्राई करती थी, खुशी, गम, गुस्सा, डर, सब कुछ। माँ देखती थी और सोचती थी कि ये लड़की इतनी सीरियस क्यों है। पर दोस्तों, मुंबई की फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एंट्री लेना कोई मजाक नहीं है, खासकर जब आपके पास कोई गॉडफादर ना हो, कोई कनेक्शन
एजुकेशन ना हो, बस टैलेंट हो और हिम्मत हो, और अविका के पास दोनों थे। अब शुरू होने वाली थी असली स्ट्रगल की कहानी। वो दौर जहाँ रिजेक्शन मिलता है रोज, जहाँ लोग मुंह पर बोल देते हैं कि तुम में कुछ नहीं है, जहाँ सपने टूटते हैं हर दिन पर फिर भी उम्मीद बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि अविका ने कैसे फेस किया इस स्ट्रगल को। 2007-2008 का वक्त था। 10-11 साल की एक बच्ची, हाथ में पोर्टफोलियो, माँ के साथ मुंबई के अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर लगा रही है, ऑडिशंस दे रही है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए दोस्तों, ये वो फेस था अविका की जिंदगी का जो सबसे मुश्किल था, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं ना, तो रिजेक्शन आपको तोड़ देती है। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं काबिल नहीं हूँ, शायद मुझ में कुछ नहीं है। अविका के पापा के एक दोस्त ने मदद की। उन्होंने एक कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट करवाया, मीटिंग फिक्स हुई। अविका और उनकी माँ पहुंची, पूरी उम्मीद लेकर। सोचा कि आज कुछ तो होगा, पर जो हुआ वो अविका आज तक नहीं भूली है। कास्टिंग डायरेक्टर ने अविका को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, देखो ये बच्ची बहुत सिंपल दिखती है, टीवी के लिए तो चलेगा शायद, पर फिल्म्स में नहीं चलेगी, और वैसे भी इसकी एज बहुत कम है प्रोफेशनल रोल्स के लिए। तुम लोग 2-3 साल बाद आना। अविका की माँ को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। बाहर आकर अविका रोने लगी, बोली, माँ मैं बदसूरत हूँ क्या? मैं सिंपल हूँ तो क्या हुआ? मैं एक्टिंग तो अच्छी कर सकती हूँ ना। ये दर्द था एक बच्ची का जो सिर्फ अपना टैलेंट दिखाना चाहती थी, पर इंडस्ट्री उसे मौका ही नहीं दे रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री में कनेक्शंस चलते हैं, स्टार किड्स को प्रेफरेंस मिलती है, और अविका जैसी आउटसाइडर लड़कियों को प्रूव करना पड़ता है खुद को बार बार। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक ऑडिशन से दूसरी ऑडिशन, हर जगह रिजेक्शन। कभी कहते तुम छोटी हो, कभी कहते तुम इस रोल के लिए फिट नहीं हो, कभी कहते हमें कोई और चाहिए। फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पापा का बिजनेस वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था, और ऊपर से इन ऑडिशंस में आने जाने का खर्च, पोर्टफोलियो बनवाने का खर्च, एक्टिंग क्लासेस का खर्च, सब कुछ ऐड होता जा रहा था। पर एक बात थी जो अविका के पक्ष में थी, उनकी माँ चेतना जी ने कभी हार नहीं मानी। वो हर ऑडिशन में अविका के साथ जाती थी, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडस्ट्री में छोटी लड़कियों के साथ, मैं वो बात नहीं कहूंगा पर आप समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक ऑडिशन में कास्टिंग डायरेक्टर ने अविका से कहा कि तुम अकेली आओ नेक्स्ट टाइम, माँ को मत लाओ, हम तुम्हारे साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। अविका की माँ को शक हो गया, उन्होंने तुरंत अविका का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गयी। बाद में पता चला कि वो कास्टिंग डायरेक्टर नोटोरियस था। ये इंडस्ट्री की डार्क साइड है दोस्तों, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, पर ये होता है, स्पेशली यंग गर्ल्स के साथ। और अविका लकी थी कि उनकी माँ हमेशा साथ थी। कुछ छोटे मोटे कमर्शियल्स में काम मिलने लगा, प्रिंट एड्स में, फोटो शूट्स में, पर पेमेंट बहुत कम होती थी। एक एड के लिए सिर्फ 5-8 हजार रुपए, और वो भी महीनों बाद मिलते थे। पर फिर भी अविका ने हिम्मत नहीं हारी। सेल्फ डाउट के मोमेंट्स भी आए। रात को सोते वक्त अविका सोचती थी कि क्या मैं सच में कर पाऊंगी, क्या मेरा ये सपना पूरा होगा, या फिर मैं उन हजारों लड़कियों में से एक बन जाऊंगी जो मुंबई आकर स्ट्रगल करती रहती हैं और कुछ नहीं कर पाती। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2008 में आया वो मौका जिसका अविका इंतजार कर रही थी। कलर्स चैनल पर एक नया शो आने वाला था, बालिका वधू। ऑडिशंस चल रहे थे आनंदी के रोल के लिए। अविका की माँ को किसी ने बताया, उन्होंने तुरंत अविका को तैयार किया और ऑडिशन के लिए ले गई। पर वहाँ कंपटीशन देखकर अविका का दिल बैठ गया। 100 से ज्यादा लड़कियां थीं, सब आनंदी बनना चाहती थीं, सब में टैलेंट था, तो फिर अविका को क्यों सिलेक्ट करेंगे। पहले राउंड में अविका ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर दूसरा राउंड आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4-5 बार बुलाया गया उन्हें। हर बार अविका को लगता कि शायद इस बार हो जाए, पर कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। 2 महीने तक वेट करना पड़ा। 2 महीने जो अविका के लिए 2 साल जैसे लगे। हर दिन फोन का इंतजार, हर दिन उम्मीद, और हर दिन निराशा भी कि शायद नहीं हुआ। और फिर एक दिन फोन आया, अविका को आनंदी का रोल मिल गया था। उस दिन अविका के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने पूजा की, पापा की आंखों में आंसू आ गए। स्ट्रगल फाइनली खत्म होने वाली थी, या फिर एक नई स्ट्रगल शुरू होने वाली थी। पर दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। बालिका वधू ने अविका को वो फेम दी जो शायद वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। रातों रात अविका एक स्टार बन गई, हाउस होल्ड नेम बन गई। पर इस फेम की कीमत क्या थी, ये अविका को बाद में पता चला। और वो कीमत थी उनका पूरा बचपन, उनकी नॉर्मल जिंदगी, उनकी प्राइवेसी, सब कुछ। अब आने वाली है वो कहानी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो कंट्रोवर्सी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। वो फेज जब अविका सिर्फ 11-12 साल की थी और पूरी इंडस्ट्री उन पर नजर रख रही थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ जब अविका गौर बन गई आनंदी। 2008 कलर्स चैनल एक नया शो लॉन्च हुआ, बालिका वधू, और इस शो की लीड थी 11 साल की अविका गौर आनंदी के किरदार में। पर किसी को नहीं पता था कि ये शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। पहले ही हफ्ते से टीआरपीज आसमान छूने लगी, लोग आनंदी से प्यार करने लगे, घर घर में बालिका वधू की बात होने लगी, और अविका रातों रात स्टार बन गई। 11 साल की उम्र में वो हाउस होल्ड नेम बन गई। देखिए दोस्तों, ये सक्सेस नॉर्मल नहीं थी, ये फिनोमिनल थी। बालिका वधू उस वक्त इंडिया का नंबर 1 शो था। हर रात को 8 बजे करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठते थे सिर्फ आनंदी को देखने के लिए। अविका को जहाँ भी जाती थी लोग पहचानने लगे, ऑटोग्राफ मांगने लगे, फोटोज खिंचवाने के लिए भीड़ लग जाती थी। स्कूल में जब भी अविका जाती थी, हालांकि अब वो बहुत कम जा पाती थी, तो बच्चे उन्हें घेर लेते थे। टीचर्स भी उनसे मिलना चाहती थी। प्रिंसिपल ने तो एक बार असेंबली में अविका को
बुलाकर सबसे मिलवाया। अवार्ड्स की बारिश होने लगी। बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड, बेस्ट डेब्यू का अवार्ड, हर फंक्शन में अविका को इनवाइट किया जाने लगा। मीडिया उनके पीछे पड़ गई। इंटरव्यू के लिए चैनल्स लाइन में लग गए। पर इस सब के बीच अविका का बचपन कहीं खो गया। 12-14 घंटे की शूटिंग होती थी। सुबह 6 बजे उठना, मेकअप, शूटिंग, फिर दोबारा शूटिंग, रात को 9-10 बजे घर पहुंचना, थक कर चूर, और अगले दिन फिर वही रूटीन। स्कूल जाना मुश्किल हो गया, दोस्तों से मिलना बंद हो गया, बाहर खेलना, घूमना, सब कुछ बंद। अविका की पूरी जिंदगी सिर्फ बालिका वधू बन गई, और वो सिर्फ 11-12 साल की थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई फैमिली में। स्टार्टिंग में पेमेंट कम था, 5-10 हजार पर एपिसोड, पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पापा का बिजनेस भी थोड़ा स्टेबल हो गया, क्योंकि अब अविका की कमाई से घर चल रहा था। पर अब आती है वो कंट्रोवर्सी जिसने अविका की जिंदगी हिला दी, और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। बालिका वधू में आनंदी की शादी होती है जगदीश से। जगदीश का किरदार प्ले कर रहे थे अविनाश मुखर्जी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी एज गैप की। अविका गौर का जन्म हुआ था 1997 में, तो 2008 में वो 11-12 साल की थी, और अविनाश मुखर्जी का जन्म हुआ था 2000 में, मतलब वो सिर्फ 8-9 साल के थे। 3 साल का एज गैप। अब शो में दोनों बच्चे थे। चाइल्ड मैरिज का इशू शो कर रहा था, सोशल मैसेज दे रहा था कि चाइल्ड मैरिज गलत है, तो यहाँ तक सब ठीक था, लोगों को पसंद भी आ रहा था। पर फिर शो में ट्रैक आया जहाँ आनंदी और जगदीश में रोमांस दिखाया जाने लगा। छोटे छोटे रोमांटिक सीन्स, हाथ पकड़ना, शर्माना, लव की बातें, और यहीं से शुरू हुआ बवाल। लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उस वक्त फेसबुक पॉपुलर था। लोग लिखने लगे कि ये क्या दिखा रहे हो, बच्चे हैं ये, इन्हें रोमांस करते क्यों दिखा रहे हो। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स उठ खड़े हुए। एनजीओज ने प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजे, कहा कि तुम लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से, ये चाइल्ड अब्यूज है, ये बच्चों को गलत मैसेज दे रहा है। अविका के पेरेंट्स को धमकियां मिलने लगी। लोग कहते थे कि तुम अपनी बेटी को खराब कर रहे हो, पैसों के लिए बेटी को बेच दिया, बच्ची को बच्ची की तरह रहने दो। अविका खुद बहुत कंफ्यूज थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलत किया। वो तो बस एक्टिंग कर रही थी, स्क्रिप्ट में जो लिखा था वो कर रही थी, फिर लोग उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। स्कूल में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि हमारी बच्चियां अविका को देखकर गलत बातें सीख रही हैं। प्रिंसिपल ने अविका के पेरेंट्स को बुलाया, कहा कि देखो सिचुएशन मुश्किल हो रही है, शायद अविका को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और फाइनली वही हुआ। अविका को स्कूल कंप्लीटली छोड़नी पड़ी। अब वो सिर्फ होम ट्यूशन से पढ़ती थी। नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाई, कभी एनुअल डे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, दोस्त नहीं बन पाए प्रॉपरली। शो पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। कलर्स चैनल को जस्टिफाई करना पड़ रहा था। प्रोडक्शन हाउस ने क्लैरिफिकेशन दी कि हम चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मैसेज दे रहे हैं, हम गलत कुछ नहीं दिखा रहे। पर कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर दिन कोई ना कोई नया एंगल ले आता। कोई कहता बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कोई कहता शो बंद होना चाहिए, कोई कहता अविका और अविनाश को अलग कर दो। अविका की मेंटल स्टेट खराब होने लगी। वो रोने लगी, खाना छोड़ने लगी, रात को नींद नहीं आती थी। 12 साल की बच्ची को डिप्रेशन के सिम्टम्स होने लगे। पेरेंट्स ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाई। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसे ब्रेक चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए। पर शो छोड़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था। सेट पर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी क्योंकि कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोग सेट पर आने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो अविका को बचाने के नाम पर किडनैप करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। मीडिया ने तो हद कर दी। हर चैनल पर डिबेट होने लगी। पैनलिस्ट्स बैठकर डिस्कस करते कि बालिका वधू सही है या गलत। अविका को बुलाया जाता इंटरव्यूज के लिए और अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाते। एक इंटरव्यू में अविका से पूछा गया, तुम्हें अविनाश पसंद है क्या? 12 साल की बच्ची थी, वो शर्मा गई, कुछ बोल नहीं पाई, और मीडिया ने हेडलाइन बना दी, अविका एडमिट्स शी लाइक्स अविनाश। ये सब झूठ था, मैनिपुलेटेड था, पर लोग मान लेते थे क्योंकि लोग सेंसेशनल चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सीनियर एक्टर्स को प्रॉब्लम होने लगी कि एक बच्ची शो पर डोमिनेट कर रही है, सब अविका के बारे में ही बात करते हैं, बाकी एक्टर्स का कोई नाम नहीं लेता। कुछ सीनियर एक्टर्स ने बैकग्राउंड में बात फैलाई कि अविका डिमांडिंग हो गई है, वो एटीट्यूड दिखाती है, सेट पर टैंट्रम फैलाती है। हालांकि ये सब झूठ था। अविका तो बहुत सीधी सादी थी, पर इंडस्ट्री में ऐसे काम होते हैं। प्रोडक्शन हाउस के साथ भी इश्यूज होने लगे पेमेंट को लेकर। अविका के पेरेंट्स चाह रहे थे कि शो की इतनी बड़ी सक्सेस है तो अविका को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, पर प्रोडक्शन हाउस ने मना कर दिया। अब आने वाली थी वो घड़ी जब अविका को एक बड़ा फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। तो रुकिए मेरे साथ, अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। 2010 अविका गौर इंडिया की सबसे पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस थी। बालिका वधू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था बाहर से, पर अंदर से तूफान मच रहा था। ऑफिशियली जो रीजन दिया गया वो ये था कि अविका बड़ी हो गई है, आनंदी के कैरेक्टर को एज लीप चाहिए, तो हमें एक नई एक्ट्रेस चाहिए जो आनंदी का ग्रोन अप वर्जन प्ले करे। ये था ऑफिशियल स्टोरी, पर सच्चाई कुछ और ही थी दोस्तों। अविका खुद एक इंटरव्यू में बाद में रिवील करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे जबरन निकाला गया, मुझे शो से हटाया गया और इसकी वजह थी पेमेंट। देखिए, शो 2-3 साल चल चुका था। बालिका वधू इंडिया का नंबर 1 शो बन चुका था। टीआरपीज आसमान छू रही थी, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ब्रांड्स लाइन में लगी थी, प्रोडक्शन हाउस करोड़ों कमा रहा था, पर अविका को मिल रहे थे सिर्फ 15-20 हजार पर एपिसोड। अविका के पेरेंट्स ने प्रोडक्शन हाउस से बात की, कहा कि देखो
देखो शो की इतनी बड़ी सक्सेस है, बाकी एक्टर्स को ज्यादा मिल रहा है, अविका शो की फेस है, उसे भी ज्यादा मिलना चाहिए। पर प्रोडक्शन हाउस ने साफ मना कर दिया, कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वही मिलेगा, ज्यादा नहीं दे सकते। अविका के पापा ने कहा कि तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे। प्रोडक्शन हाउस ने कहा ठीक है तोड़ लो, हम दूसरी एक्ट्रेस ले लेंगे। ये सुनकर अविका के पेरेंट्स शॉक हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस इतनी आसानी से उन्हें रिप्लेस कर देगा, पर इंडस्ट्री में ये नॉर्मल है दोस्तों, कोई भी रिप्लेसेबल होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो। अब शुरू हुआ डर्टी गेम। प्रोडक्शन हाउस ने मीडिया में स्टोरी लीक करवा दी कि अविका मनी माइंडेड हो गई है, वो ज्यादा पैसे मांग रही है, वो एटीट्यूड दिखा रही है, उसके पेरेंट्स ग्रीडी हैं। ये सब सुनकर पब्लिक का ओपिनियन भी अविका के अगेंस्ट होने लगा। लोग कहने लगे कि देखा फेम मिली तो असली औकात दिखा दी, इतनी छोटी बच्ची और इतना घमंड। जो लोग नहीं जानते थे इंडस्ट्री की असलियत, वो सब अविका को गलत समझने लगे। अविका के लिए ये बहुत दर्दनाक था। 13-14 साल की थी, सब उसे गलत समझ रहे थे और वो कुछ कर नहीं सकती थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी अविका के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस पावरफुल होते हैं। अगर एक प्रोडक्शन हाउस के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी भी तुम्हें काम नहीं देते। ये इंडस्ट्री का अनरिटन रूल है। फिर आया रिप्लेसमेंट का ड्रामा। प्रत्यूषा बैनर्जी को आनंदी का रोल दे दिया गया, जो बाद में ट्रेजिकली सुसाइड कर लेती हैं 1967 में, पर उस वक्त वो नई आनंदी बन गई। मीडिया ने तो जैसे महाभारत छेड़ दी। हर चैनल पर डिबेट होने लगी, कौन बेहतर आनंदी है, पुरानी या नई, अविका वर्सेस प्रत्यूषा। लोग दो ग्रुप्स में बट गए। कुछ लोग कहते अविका ही असली आनंदी थी, प्रत्यूषा उतनी अच्छी नहीं है। कुछ कहते प्रत्यूषा ज्यादा मिच्चोना दिखती है, वो ज्यादा अच्छी है। इनिशियली टीआरपीज गिर गई अविका के जाने के बाद, लोगों ने शो देखना कम कर दिया, पर धीरे धीरे प्रत्यूषा जम गई। शो फिर चलने लगा और अविका को लगा कि शायद इंडस्ट्री को मेरी जरूरत नहीं थी, मैं सचमुच रिप्लेसेबल थी। अब शुरू हुआ अविका का सबसे मुश्किल दौर, 2010 से 2012 तक। ये 2-3 साल अविका की जिंदगी के सबसे काले साल थे। काम नहीं मिल रहा था, ऑडिशंस में जाती थी पर सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर सीधे मुंह पर कह देते, अविका तुमने एक हिट शो छोड़ दिया, तुम्हारी गलती है, और वैसे भी तुम अब आनंदी बनकर रह गई हो, कोई तुम्हें अलग रोल देगा भी कैसे। इंडस्ट्री में विस्पर कैंपेन चल रही थी, लोग एक दूसरे को बता रहे थे अविका के साथ काम मत करो, वो डिफिकल्ट है, प्रोडक्शन हाउस के साथ लड़ाई कर चुकी है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अविका को अवॉइड करने लगे, फोन कॉल्स का जवाब नहीं आता था, मीटिंग्स कैंसिल हो जाती थी। अविका को समझ आने लगा कि इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। फाइनेंशियल स्ट्रेस फिर से शुरू हो गया, क्योंकि बालिका वधू से जो पैसा आ रहा था वो बंद हो गया। पापा का बिजनेस भी उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था, घर में फिर से टेंशन होने लगी। अविका डिप्रेशन में चली गई, दिन भर कमरे में बंद रहती थी, खाना ठीक से नहीं खाती थी, रोती रहती थी, सोचती थी कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना सैक्रिफाइस किया, अपना बचपन दे दिया और आज कुछ नहीं है मेरे पास। वेट गेन होने लगा स्ट्रेस की वजह से। जो अविका पहले फिट और स्लिम थी वो अब हैवी दिखने लगी और मीडिया ने इसे भी टारगेट बनाया। आर्टिकल्स लिखे गए, अविका गौर की इतनी बुरी हालत, देखो कैसी दिखने लगी है। ये सब पढ़कर अविका का कॉन्फिडेंस और टूट जाता था। वो मिरर में अपने आप को देखती और सोचती, मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ क्या। छोटे मोटे टीवी शोज में कैमियोज मिली, ससुराल सिमर का जैसे शोज में गेस्ट अपीयरेंस, पर वो सिर्फ 1-2 एपिसोड्स के लिए होती थी, रेगुलर काम नहीं था। फिल्म्स की ऑडिशंस देने गई, बॉलीवुड में ट्राई किया, पर वहाँ तो और ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए जगह ही नहीं है, नेपोटिज्म का राज है। अविका को एक प्रोडक्शन हाउस ने बुलाया, कहा कि हम तुम्हें फिल्म दे सकते हैं, पर तुम्हें डायरेक्टर के साथ प्राइवेटली मिलना होगा, अलोन। अविका समझ गई क्या मतलब है, उसने मना कर दिया और उस प्रोडक्शन हाउस ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये इंडस्ट्री की गंदी सच्चाई है दोस्तों, जो कोई खुलकर नहीं बताता, पर होती ये सब बातें हैं, स्पेशली यंग एक्ट्रेसेस के साथ। 2-3 बार अविका ने सोचा कि अब एक्टिंग छोड़ दूं, ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं वापस नॉर्मल लाइफ में चली जाऊं, पढ़ाई कंप्लीट करूं, कुछ और करूं, पर फिर सोचती कि इतना सैक्रिफाइस करने के बाद अगर छोड़ दूंगी तो सब बेकार हो जाएगा। सोशल लाइफ कंप्लीटली नहीं थी, दोस्त नहीं थे, नॉर्मल 15-16 साल की लड़कियां कॉलेज जा रही थी, नए दोस्त बना रही थी, बॉयज के साथ बात कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, पर अविका घर पर बैठी होती थी एक अंधेरे कमरे में। एजुकेशन इनकम्प्लीट थी, स्कूल जिधेरे से कंप्लीट नहीं हुआ था, कॉलेज तो गई ही नहीं, फ्यूचर अनसर्टेन था, करियर खत्म होता दिखाई दे रहा था। पापा बहुत परेशान हो गए, उन्हें लगा कि उन्होंने गलत फैसला ले लिया, बच्ची को इंडस्ट्री में भेजकर गलती कर दी, अब बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। पर अविका की माँ ने हार नहीं मानी, उन्होंने अविका को हौसला दिया, कहा बेटा अभी तुम बहुत यंग हो, लाइफ अभी बाकी है, हम फिर से ट्राई करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर 2012-2013 में अविका ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को री इन्वेंट करूंगी, मैं प्रूव करूंगी कि मैं सिर्फ आनंदी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिटनेस जर्नी शुरू की, जिम ज्वाइन किया, प्रॉपर डाइट लिया, मेहनत की और धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगे। वेट कम होने लगा, बॉडी फिट होने लगी, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। एक्टिंग क्लासेस फिर से ज्वाइन की, एक्टिंग इंप्रूव करने पर फोकस किया, डांसिंग सीखी, एक्सप्रेशन पर काम किया, लैंग्वेज सीखने लगी, अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश करने लगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपने फोटोज डालने लगी, फैंस से कनेक्ट करने लगी, स्लोली अपनी इमेज बनाने लगी। और फिर आया टर्निंग पॉइंट, एक और मौका। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ जब अविका ने फिर से कमबैक की कोशिश की। 2013 अविका गौर का फिर से री एंट्री, पर इस बार बिल्कुल अलग अवतार में। जिस अविका को लोग मासूम
मासूम आनंदी के रूप में जानते थे, वो अविका अब ग्लैमरस बन गई थी, बोल्ड बन गई थी और इंडस्ट्री को ये ट्रांसफॉर्मेशन हजम नहीं हुआ। अविका ने एक ग्लैमरस फोटोशूट करवाया, बेहद बोल्ड। पहली बार उनकी ऐसी फोटोज आई जहां वो मॉडर्न कपड़ों में थी, स्लीवलेस थे, शॉर्ट्स थे, मेकअप हैवी था, लुक बिल्कुल डिफरेंट था। ये फोटोज जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग शॉक हो गए, कमेंट्स आने लगे, ये कौन है, ये आनंदी नहीं हो सकती, आनंदी का क्या हो गया, संस्कार भूल गई क्या। पेरेंट्स ने कंप्लेन की, हमारे बच्चे इसको रोल मॉडल मानते थे, अब ये क्या दिखा रही है, गलत मैसेज जा रहा है। अविका पर ट्रोलिंग का तांडव मच गया, पर अविका ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में ओपनली कहा, देखिए मैं एक्टर हूँ, आनंदी नहीं हूँ। आनंदी एक कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया, पर मेरी असली जिंदगी अलग है, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। ये स्टेटमेंट और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। कंजर्वेटिव लोगों ने कहा, देखा ये लड़कियां फॉरेन कल्चर की तरफ जा रही हैं, इंडियन वैल्यूज भूल रही हैं। पर अविका ने अपना स्टैंड रखा। उन्होंने और बोल्ड फोटोशूट्स किए, जिम में वर्कआउट करती थी और उसकी फोटोज डालती थी, बीच पर बिकिनी में फोटोज आई और हर बार वही कंट्रोवर्सी, हर बार वही ट्रोलिंग। पर अविका का कहना था, माय बॉडी माय चॉइस, जो मुझे पहनना है मैं पहनूंगी, जो मुझे करना है मैं करूंगी, लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। करियर की बात करें तो ससुराल सिमर का में अविका को एक प्रॉपर रोल मिला 2013-2014 में। अब वो एक मैच्योर कैरेक्टर प्ले कर रही थी, पेमेंट भी बेहतर था, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स भी ठीक थे, लगता था कि अब सब ट्रैक पर आ गया है। पर असली कंट्रोवर्सी तो अभी शुरू होनी बाकी थी और वो कंट्रोवर्सी थी अविका की पर्सनल लाइफ को लेकर, स्पेशली उनके रिलेशनशिप को लेकर। ससुराल सिमर का के सेट पर ही अविका की मुलाकात हुई मनीष रायसिंघन से। मनीष एक सीनियर एक्टर थे, उस वक्त उनकी उम्र थी करीब 37-38 साल और अविका सिर्फ 16-17 साल की थी। एज गैप था करीब 20 साल से ज्यादा, पर दोनों के बीच केमिस्ट्री बनने लगी। इनिशियली वो सिर्फ दोस्त थे, सेट पर साथ काम करते थे, बातें होती थी, हंसी मजाक होता था, पर फिर धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप कुछ और बनने लगी, या कम से कम बाहर से ऐसा दिखाई देने लगा। दोनों साथ में फोटोज पोस्ट करने लगे सोशल मीडिया पर, कैप्शंस होते थे, माय फेवरेट पर्सन, माय फॉरएवर फ्रेंड, स्पेशल बॉन्ड। फोटोज कोजी होते थे, कभी मनीष का हाथ अविका के कंधे पर होता, कभी दोनों बहुत क्लोज होते, कभी रोमांटिक लोकेशंस पर साथ में। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, कमेंट्स आने लगे, ये दोनों का क्या चक्कर है, इतना एज गैप है और फिर भी इतने क्लोज है, कुछ तो गड़बड़ है। पर अविका और मनीष दोनों ही कहते रहे कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, कुछ और नहीं। लोग बेकार में अजम्पशंस बना रहे हैं, पर एक्शंस कुछ और ही दिखा रहे थे। वो साथ में वेकेशंस पर जाते, डिनर डेट्स पर जाते, लेट नाइट ड्राइव्स पर जाते और हर बार फोटोज सोशल मीडिया पर आ जाती। मैचिंग ब्रेसलेट्स पहनकर आते थे, एक ही डिजाइन की। लोगों ने कहा ये तो कपल ब्रेसलेट्स लगते हैं, तब भी दोनों ने डिनाई किया। अविका के पेरेंट्स रिपोर्टेडली अनकंफर्टेबल थे इस रिलेशनशिप से। उन्हें लगता था कि मनीष इतने बड़े हैं, अविका अभी बच्ची है, ये सब ठीक नहीं है। पर अविका ने किसी की सुनी नहीं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स गॉसिप कर रहे थे, लोग बातें बना रहे थे, कुछ तो ओपनली कहने लगे कि ये रिलेशनशिप अप्रोप्रिएट नहीं है, एक माइनर के साथ एक इतने बड़े आदमी का इतना क्लोज होना गलत है। एलिगेशंस आने लगे कि मनीष ने अविका को मैनिपुलेट किया, क्योंकि अविका उस वक्त वल्नरेबल थी, करियर खत्म हो चुका था, कॉन्फिडेंस लो था और ऐसे टाइम में मनीष ने उनका इमोशनल सपोर्ट लिया और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पर अविका ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया। उन्होंने कहा, लोग जेलस है हमारे बॉन्ड से, हम एक दूसरे को समझते हैं, उम्र सिर्फ एक नंबर है। ये स्टेटमेंट और ज्यादा बवाल मचा गया। लोग कहने लगे, देखा ये लड़की ब्रेन वॉश हो गई है, 16-17 साल की बच्ची को क्या पता क्या सही है क्या गलत। मीडिया ने तो इस कंट्रोवर्सी को मिल्क किया, हर चैनल पर डिबेट होती, पैनलिस्ट बैठकर डिस्कस करते, क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या मनीष गलत कर रहे हैं, क्या अविका को कोई रोक सकता है। फिर आई एंगेजमेंट की खबरें, रूमर्स फैलने लगे कि दोनों सीक्रेटली एंगेज्ड हो गए हैं। अविका की फिंगर पर एक रिंग देखी गई, लोगों ने कहा ये एंगेजमेंट रिंग है, पर दोनों ने फिर से डिनाई किया, कहा ये सिर्फ एक नॉर्मल रिंग है, एंगेजमेंट नहीं हुई है, हम शादी नहीं कर रहे। ब्रांड्स अविका से दूर होने लगी क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत थी। फैमिली ओरिएंटेड ब्रांड्स नहीं चाहती थी कि एक कंट्रोवर्शियल फिगर उनका फेस बने। कुछ टीवी शोज ने भी अविका को अवॉइड करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी इमेज अब संस्कारी बहू वाली नहीं रही थी, वो अब बोल्ड और कंट्रोवर्शियल थी। अविका की गुजराती फैमिली में तो जैसे कोहराम मच गया, रिलेटिव्स ने ताने मारने शुरू कर दिए, कहा देखा लड़की को इंडस्ट्री में भेजा तो ये हाल हो गया, घर की नाक काट दी। पर सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब 1920 में मनीष राइजिंघहैंड ने किसी और से शादी कर ली। उनका नाम था संगीता चौहान। मनीष ने सडनली शादी कर ली और अविका को पता भी नहीं था। अविका के लिए ये एक झटका था। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट डालनी शुरू किए, लिखा, नॉट एवरीवन हु सेज फॉरएवर मीन्स इट, सम पीपल जस्ट यूज यू एंड लीव। लोगों को समझ आ गया कि अविका हार्ट ब्रोकन है, उनका दिल टूट गया है। मनीष ने उनका इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। ये पूरा एपिसोड अविका के लिए बहुत पेनफुल था। उन्होंने अपनी वल्नरेबल फेज में किसी पर भरोसा किया, सोचा कि ये पर्सन उनका साथ देगा, पर उस पर्सन ने धोखा दे दिया। बाद में एक इंटरव्यू में अविका ने कहा, मैं उस वक्त बहुत यंग थी, मुझे समझ नहीं था कि रियल लव क्या होता है, मैंने गलतियां की पर मैंने सीखा भी। ये फेज अविका के करियर को भी अफेक्ट किया क्योंकि अब उनकी इमेज और भी ज्यादा
कंट्रोवर्शियल हो गई थी। लोग उन्हें एक सर्टेन तरीके से देखने लगे। कुछ लोग अविका को होम ब्रेकर कहने लगे। हालांकि मनीष सिंगल थे उस वक्त, पर फिर भी लोग अविका पर ही इल्जाम लगा रहे थे। करियर अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी। टीवी के फैमिली ओरिएंटेड शोज से दूर रखा जाने लगा, क्योंकि चैनल्स नहीं चाहते थे कि एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस उनके संस्कारी शोज में काम करे। अविका को ज्यादा बोल्ड और ग्लैमरस रोल्स मिलने लगे, जो एक तरह से अच्छा था क्योंकि वो आनंदी की इमेज से बाहर आ सकी। पर दूसरी तरफ ये उनके लिए एक लिमिटेशन भी बन गया। फिल्म्स में एंट्री की कोशिश की, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में गई। 1915 में सिनेमा चुपिस्ता मावा नाम की फिल्म की, फिर 2016 में एक्कड़ की पोताबू चिन्नावाड़ा। पर दोनों फिल्म्स में बड़ी सक्सेस नहीं मिली। लैंग्वेज बैरियर था, साउथ की ऑडियंस ने उन्हें उतना एक्सेप्ट नहीं किया और बॉलीवुड तो दूर की बात थी। पर अविका ने हार नहीं मानी। वो ट्राई करती रही, फिटनेस पर और ज्यादा फोकस किया, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया और अपनी इमेज को रीडिफाइन करने की कोशिश करती रही। अब आने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रीसेंट के कंट्रोवर्शियल ईयर्स, जहां अविका ने और भी शॉकिंग डिसीजंस लिए और भी बड़े कंट्रोवर्सीज में फंस गईं। तो रुकिए मेरे साथ। 2020 से लेकर आज तक अविका लगातार हेडलाइंस में रही, पर इस बार रीजंस और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। सोशल मीडिया वॉर्स, बोल्ड कंटेंट, मिस्ट्री रिलेशनशिप्स और शॉकिंग रेवलेशंस। अब सुनिए पूरी कहानी। 2020 आया और इसके साथ आई एक नई अविका। जो पहले थी वो अब बिल्कुल नहीं थी। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था और लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था। इंस्टाग्राम पर अविका रेगुलर बिकिनी पिक्चर्स पोस्ट करने लगी। बीच पर, पूल पर, जिम में स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स में। बॉडी बिल्कुल फिट, एब्स दिख रहे थे और कैप्शंस होते थे एम्पावरिंग, माय बॉडी माय रूल्स, कॉन्फिडेंस इज सेक्सी, लव योरसेल्फ। पर ट्रोल्स को ये पसंद नहीं आया। कमेंट्स में लिखा जाता, संस्कारी आनंदी का ये हाल, अटेंशन की भूखी हो गई है, डेस्परेट है क्या, काम नहीं मिल रहा तो ये सब कर रही है। हजारों कमेंट्स, लैक्स ऑफ व्यूज और हर बार वही हेट, वही नेगेटिविटी। पर अविका ने कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। वो और ज्यादा बोल्ड कंटेंट पोस्ट करने लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली कहा, देखिए लड़कों को शर्टलेस देखकर कोई कुछ नहीं बोलता, उनकी बॉडी की फोटोज को अप्रिशिएट किया जाता है, पर जब लड़की हो तो प्रॉब्लम बन जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स है। ये स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कहा अविका बिल्कुल सही कह रही है, पर बहुत से लोगों ने अपोज भी किया, कहा ये सब वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आई कोविड की मार। 2020-2021 पूरा देश लॉकडाउन में था। लोग घरों में बंद थे, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लोग मर रहे थे। और इसी बीच अविका की वेकेशन फोटोज आने लगी, बीच पर, रिजॉर्ट्स में, पार्टीज में। जब रिस्ट्रिक्शंस थी, जब लोगों को घर पर रहने को कहा जा रहा था, तब अविका घूम रही थी। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कहा रूल्स सिर्फ आम जनता के लिए है क्या? तुम लोग करो जो मर्जी, हमें घर में बंद रखो, ये कैसा न्याय है? अविका ने वीक डिफेंस दी। कहा मैंने सारे गाइडलाइंस फॉलो किए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए, पर एविडेंस कुछ और ही दिखा रहा था। फोटोज में मास्क नहीं दिखाई दे रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। ये कंट्रोवर्सी कुछ दिन चली, फिर अगली कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि अविका के लिए कंट्रोवर्सीज अब रूटीन बन गई थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो मनीष के बाद अविका कई लोगों से लिंक्ड हुई। हर कुछ महीनों में एक नया नाम, एक नया र्यूमर, एक नया बॉयफ्रेंड। मिलिंद चंदवानी के साथ र्यूमर्स थी, दोनों के कोजी पिक्स आए, पर दोनों ने डिनाई किया, कहा सिर्फ दोस्त है। फिर मिस्ट्री बॉयफ्रेंड की फोटोज आई, जिसका चेहरा हिडन था, सिर्फ हाथ दिखाई देते थे, बॉडी दिखाई देती थी पर फेस नहीं। लोगों ने सवाल किए, कौन है ये, क्यों छुपा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। अविका ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ क्रिप्टिक पोस्ट्स डाल देती थी। सम थिंग्स आर मेंट टू बी प्राइवेट। ट्रोल्स ने कहा अविका बॉयफ्रेंड्स कपड़ों की तरह बदलती है, एक रिलेशनशिप ठीक से हैंडल नहीं होती और दूसरी शुरू कर देती है। पर सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल रेवलेशन आया 2023-2024 में। अविका रिपीटेडली एक आदमी के साथ स्पॉटेड होने लगी, डिनर्स पर, मूवीज में, लॉन्ग ड्राइव्स पर। और यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि रिपोर्टेडली वो आदमी शादीशुदा था, उसकी वाइफ थी, बच्चे थे, पर फिर भी वो अविका के साथ घूम रहा था। फोटोज वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा। लोगों ने पहचान लिया उस आदमी को, उसकी वाइफ को बताया और फिर शुरू हुआ नया ड्रामा। वाइफ ने अलेजिडली सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट पोस्ट्स डाले, लिखा सम विमेन हैव नो शेम, वो दूसरों के घर तोड़ देती हैं, वो दूसरों की खुशियां छीन लेती हैं। हालांकि वाइफ ने डायरेक्टली अविका का नाम नहीं लिया, पर सबको पता था किसके बारे में बात हो रही है। अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आई कि वाइफ ने अविका को लीगल नोटिस भी भेजा, कहा कि वो उसके पति से दूर रहे, नहीं तो केस कर देगी। पर अविका ने इस पूरे मामले पर कंप्लीट साइलेंस रखी, ना कोई क्लैरिफिकेशन दी, ना कोई डिनायल, ना कोई एक्सेप्टेंस, बिल्कुल चुप। और ये चुप्पी अपने आप में एक बयान थी। लोगों ने कहा साइलेंस मीन्स गिल्ट, अगर कुछ नहीं है तो बोलो, पर अविका ने कुछ नहीं कहा, आज तक कुछ नहीं कहा। करियर की बात करें तो ये साल अविका के लिए और भी मुश्किल रहे। बॉलीवुड में एंट्री का सपना अभी तक अधूरा है। ऑडिशंस देती रही पर कभी सेलेक्ट नहीं हुई। बॉलीवुड की नेपोटिज्म ने अविका को कभी मौका नहीं दिया, क्योंकि अविका आउटसाइडर है, टीवी एक्टर है, और बॉलीवुड में टीवी एक्टर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। ओटीजी प्लेटफॉर्म्स पर भी सिग्निफिकेंट रोल्स नहीं मिले, छोटे मोटे कैमियोज मिले, सपोर्टिंग रोल्स मिले, पर लीड रोल्स से दूर रखा गया। बिटर ट्रूथ ये है कि टीवी एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री कभी सीरियसली नहीं लेती, चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो। ये एक हार्श रियलिटी है। अविका ने एक बार फ्रस्ट्रेशन में कहा, मैं केपेबल हूँ बहुत कुछ करने की, पर मुझे मौके नहीं मिल रहे, मुझे प्रूव करने
करने का चांस ही नहीं मिल रहा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वापस ट्राई किया, पर वहाँ भी लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा इशू था। और फिर साउथ की ऑडियंस बहुत पर्टिकुलर होती है, वो आउटसाइडर्स को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। इवेंचुअली अविका ने फिल्म्स पर फोकस कम कर दिया और दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करने लगी। इंस्टाग्राम पर करीब 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रेगुलर पोस्ट्स डालती हैं, फिटनेस कंटेंट, फैशन कंटेंट, लाइफस्टाइल कंटेंट, और अच्छा पैसा कमा रही हैं। रिपोर्टेडली अब अविका टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया से कमा रही हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, कोलैबोरेशंस, ये सब मिलकर अच्छी इनकम हो जाती है। कुछ बिजनेस वेंचर्स भी शुरू किए रिपोर्टेडली, हालांकि डिटेल्स प्राइवेट रखी हैं। क्या बिजनेस है ये पब्लिकली नहीं बताया, पर हाँ ये क्लियर है कि अविका ने समझ लिया है कि सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते। इनकम के अलग सोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। फैमिली की बात करें तो पापा का बिजनेस का स्टेटस अनक्लियर है, माँ रिलेटिवली प्राइवेट रहती हैं, कभी मीडिया में नहीं आती। भाई हैं, पर उनके बारे में रेयरली कुछ सुनने को मिलता है। फैमिली डायनामिक्स मिस्टीरियस है। अविका अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ बिल्कुल छुपाती है। शायद पिछली कंट्रोवर्सीज के बाद उन्होंने डिसाइड किया हो कि परिवार को इन सब से दूर रखेंगे। और फिर आया 2024 का वो एक्सप्लोसिव इंटरव्यू जिसने फिर से इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। अविका ने एक पॉडकास्ट में ओपनली बात की, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में, पेमेंट डिस्पैरिटीज के बारे में। उन्होंने कहा, देखिए इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स को फीमेल एक्टर्स से 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, सेम काम के लिए, सेम रोल के लिए। ये फेयर नहीं है। फिर उन्होंने कास्टिंग काउच का मुद्दा उठाया। डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, पर हिंट्स दिए। कहा, मैंने अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस किए हैं, ऐसी जगहों पर बुलाया गया है जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था, ऐसी बातें कही गई हैं जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट्स बहुत बड़े थे क्योंकि ये डायरेक्टली इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स गुस्सा हो गए, कुछ ने सपोर्ट किया, पर बहुत से लोगों ने अविका को क्रिटिसाइज किया। कहा, ये अटेंशन सीकिंग है, नेम्स क्यों नहीं ले रही, एलिगेशंस लगाओ और प्रूफ नहीं दो, ये गलत है। पर अविका का कहना था, मैं नेम्स इसलिए नहीं ले रही क्योंकि लीगल इश्यूज हो सकते हैं, पर मैं बात तो उठाना चाहती हूँ ताकि अगली जनरेशन को ये सब फेस ना करना पड़े। कुछ एक्ट्रेसेस ने अविका को सपोर्ट किया, कहा हाँ इंडस्ट्री में ये सब होता है, पर पब्लिकली बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। और फिर जनवरी 2026 आ गया, आज की डेट। अविका अब करीब 28 साल की हैं और उनका लाइफ एक ओपन बुक की तरह है।